नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 7 इतिहास पाठ नंबर 7 सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हैं लघु प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, राजा सुहेलदेव ने युद्ध में किसको हराया और भारत सरकार ने उनके प्रति किस प्रकार सम्मान व्यक्त किया। इसका उत्तर है, राजा सुहेलदेव ने जून 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद को हराया और भारत सरकार ने इस महान शासक के सम्मान में एक डाक टिकट जारी की। डाक टिकट का अर्थात है एक टिकट के ऊपर इनका चित्र जो है वो लगाया और वो जारी किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उनके जीवन और कार्यों की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे महान, प्रतापी और अंतिम शासक थे। उन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि उनके जीवन और कार्यों की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी कि हमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और कार्यों की जानकारी कहाँ से मिल सकती है। इसके लिए 3 ग्रंथ हैं बेटा। एक तो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य। इनसे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में भर भर कर जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहाँ तक फैला था, उनके राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार का था। पहले हम देखते हैं कि उनका राज्य कहाँ तक फैला था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में फैला था। फिर है पृथ्वीराज चौहान के राज्य का प्रशासनिक प्रबंधन कैसा था। वहाँ पर राजतंत्र प्रणाली थी। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, परंतु राजा निरंकुश नहीं थे। निरंकुश का मतलब ऐसा राजा जिस पर कोई अंकुश नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ के राजे जो थे चौहान वंश के, वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जनता के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह प्रजा के हित में कार्य करते थे और सबसे बड़े कानून निर्माता, सबसे बड़े सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश थे, यानी कि सबसे बड़े जज थे। उसके बाद है राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध का संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ पर हमारे पास अब बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। आइए विचार करें के अंतर्गत राजा सुहेलदेव ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ किया, उसका हम विस्तार से वर्णन यहाँ पर पढ़ेंगे। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उनके भांजे सैयद सलार मसूद ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार और तुर्की राज्य को स्थापित करने की जिम्मेवारी ली। उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किए और शासकों को हराकर उन पर अधिकार कर लिया। स्थानीय शासकों ने राजा सुहेलदेव से सैयद मसूद को रोकने का आग्रह किया। अभी सुहेलदेव और उसके बाकी शासक जो थे युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे कि सैयद मसूद ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु फिर भी सुहेलदेव ने अपनी सेना के साथ विजयी रहे, परंतु ये पूर्ण विजय नहीं थी। फिर पूरी तैयारी के साथ जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य पुनः युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैयद मसूद मारा गया, उसकी सेनाएं भाग गई और जो हमारे राजा सुहेलदेव हैं उन्होंने उनकी सेनाओं को पराजित किया, खुद विजयी रहे और 140 साल तक आगे 140 साल तक तुर्कों के आक्रमण ना हो पाए। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने साम्राज्य में स्थापित प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में व्याख्या करें। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो चौहान राज्य में राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी, परंतु राजा निरंकुश नहीं थे। नंबर 2, वह प्रजा के हित में कार्य करता था। वह सबसे बड़ा कानून निर्माता, सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश था। वे शासन चलाने के लिए मंत्रियों की सलाह लेते थे, यानी कि उन्होंने मंत्री परिषद को भी नियुक्त किया गया था। मंत्री परिषद का अर्थ होता है मंत्रियों का समूह। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, यानी कि प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि। उद्योग भी उन्नत थे, कपड़ा, बर्तन, पत्थर की मूर्तियों संबंधी प्रमुख उद्योग थे। समाज कई उपजातियों में बटा हुआ था। समाज में सती प्रथा और जोहर प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा ये कुप्रथाएं होती हैं बेटा कि जब मतलब किसी स्त्री का पति मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था। और जोहर प्रथा में क्या था, दुश्मनों के हाथों पड़ने से अच्छा तो बहुत सारी महिलाएं एक साथ अपने आप को मिलकर अग्नि के हवाले कर देती थी, वो जोहर प्रथा थी। उसके बाद है त्रायन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। देखिए बेटा, त्रायन के दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान
चौहान वंश के सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो त्रायन का युद्ध है, ये त्रायन जो जगह है वहाँ पर हुए, इस वजह से त्रायन का युद्ध कहलाए। और त्रायन जो है करनाल के पास पड़ता है। त्रायन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो प्रथम युद्ध है 1191 में त्रायन में हुआ। ये एक घमासान युद्ध था, यानी कि बहुत विशाल युद्ध था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया और 1192 ईस्वी में उसने भारत पर फिर आक्रमण किया। उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे और उसने राजपूतों के शिविर पर सुबह सुबह ही हमला कर दिया, जब वो इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो सुबह के अपने नित्य कार्य कर रहे थे। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। राजपूत बहुत वीरता से लड़े, लेकिन क्योंकि इस बार मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया था, तो इसीलिए राजपूतों की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनकी हत्या कर दी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। उसके बाद है चौथा प्रश्न है, जून 1034 ईस्वी में सुहेल देव एवं सलार के मध्य जो युद्ध था वो निर्णायक कैसे था। बेटा पहले तो आपको ये समझना होगा कि निर्णायक क्या होता है। निर्णायक का अर्थ होता है जिसका पूर्णतः फैसला आ जाता है, जिसका फैसला बहुत दूरगामी होता है और बहुत बड़ा फैसला होता है। हम आपको बताएंगे कि निर्णायक कैसे था। सैयद मसूद ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किए और शासकों को हराकर उन पर अधिकार कर लिया। तो स्थानीय शासकों ने राजा सुहेल देव से सैयद मसूद को रोकने का आग्रह किया। जून 1034 में दोनों सेनाओं के बीच, यानी कि राजा सुहेल देव और सैयद मसूद की सेनाओं के बीच युद्ध भी होता है। इस युद्ध में सैयद मसूद मारा जाता है, उसकी सेनाएं भाग जाती हैं। उसके बाद 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने या यहाँ पर इस्लाम का प्रसार करने का साहस नहीं किया। यानी कि 1034 से लेकर अगले 140 साल तक भारत पर कोई भी तुर्की आक्रमण नहीं हुआ। किसके कारण? राजा सुहेल देव के कारण। इसीलिए तो उनकी डाक टिकट जारी की गई है कि उन्होंने इतने समय तक भारत पर आक्रमणों को रोक के रखा। इसीलिए क्योंकि अब 140 साल तक दुश्मनों का साहस नहीं हुआ भारत की तरफ मुड़ने का, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये युद्ध बहुत बड़ा था और जो इसकी जीत थी वो बहुत ही निर्णायक थी, क्योंकि इसका फैसला बहुत बड़ा था। उसके बाद कभी भी हिम्मत ही नहीं हो पाई बहुत सालों तक कि कोई दुश्मन भारत की तरफ आँख कर सके। इसके बाद हम बेटा करेंगे बुक पाठ। आप फटाफट नोट कीजिए, अपनी बुक उठाइए, उसमें फटाफट नोट कीजिए। चौहान वंश के शासकों ने डैश तक शासन किया, 9 से 12वीं शताब्दी तक। बहराइच के राजा डैश के उपासक थे, तो सूर्यदेव, जो सुहेल देव हैं वो बहराइच के राजा ही हैं। उसके बाद है चौहान वंश की राजधानी अजमेर। उसके बाद है नेक्स्ट, राजा सुहेल देव ने सलार मसूद को उसकी सेनाओं के साथ पराजित करने के बाद अपनी जीत के उपलक्ष्य में डैश बनवाए पोखर। उसके बाद है पृथ्वीराज डैश वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे 13। सुहेल देव डैश राज्य के शासक थे बहराइच। नाइकी देवी गुजरात के राजा डैश की माँ थी, मूल राज द्वितीय। इसको क्या बोलते हैं बेटा? द्वितीय। उसके बाद है चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी, अब तो आज बाद में तो अजमेर थी, पहले कौन सी थी? शाकंभरी। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के लेखक चंद बरदाई, ठीक है। उसके बाद त्रायन का दूसरा युद्ध 1192, पहला 1191। किस स्थान पर? करनाल। अब सही गलत बताने हैं। राजा सुहेल देव ने 1027 से लेकर 1077 तक शासन किया। कितने साल किया है ना? 50 साल। तो टिक सही है। चौहान राजवंश के संस्थापक का नाम कृष्ण देव चौहान था, गलत है। पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पृथ्वीराज रासो है, गलत, क्योंकि पृथ्वीराज विजय भी है, हमीरपुर भी है, हमीर महाकाव्य। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, सही। उसके बाद है सुहेल देव और सलार मसूद के बीच निर्णायक युद्ध का क्षेत्र चित्तौड़ झील से
और अनारकली तक का फैला हुआ था। सही। प्रशासनिक क्षेत्र, हमने मैच करने बेटा। अब मैच में प्रशासनिक क्षेत्र 21, बहराइच सुहेलदेव से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में। और जून 1034 को क्या हुआ? बहराइच सेनाओं का हमला किस पर? सैयद सलार मसूद पर। तो आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी इंक्वायरी है या हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें आपको 7th क्लास की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ से आप सभी लेसन्स के प्रश्न उत्तर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।